वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। आज की वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो थर्ड चैप्टर है, समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसका सेकेंड पार्ट यानी कि बैंकिंग, वो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। चैप्टर 3 का जो सेकंड पार्ट है बैंकिंग है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, आप ये सोचोगे फर्स्ट पार्ट है मनी एंड बैंकिंग इस चैप्टर का पूरा नाम है, लेकिन इसका जो मनी वाला पार्ट है यानी मनी पर वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए जो कि मनी के ऊपर बड़े ईजिली ढंग से इसको समझाया गया है, इसके कार्यों को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी पे जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, तो उसको ज़रूर जा करके देखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकिंग। अब इस बैंकिंग में भी दो पार्ट होते हैं। पहला बैंक, दो पार्ट क्या, दो टाइप के बैंक होते हैं। एक होता है वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, और दूसरी टाइप का बैंक जो होता है वो होता है केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक। तो अब भाई ये क्या बला हुई, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक। ऐसे आपने सुना होगा कि हाँ बैंक में हम जाते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानती हैं। लेकिन पूरा इसका जो एक मेथड ऑफ वर्क होता है वो क्या होता है, और ये दो टाइप के बैंक क्यों हम यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं, ये सारे डाउट्स आपके आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाणिज्यिक बैंक को यानी कमर्शियल बैंक को, और ये पढ़ाते हुए मैं ये भी समझा दूंगी कि केंद्रीय बैंक से ये किस प्रकार अलग है। आपने अपने घर में अपने फादर को, या तो जो भी बड़ा है, कमा रहा है, गार्जियन है, उसको सुना होगा, वो कहते हैं बैंक में जरा पैसे जमा करके आऊं, ठीक है, बैंक। या फिर ये कहते हुए सुना होगा बैंक से पैसे निकाल के लाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कभी आपने सोचा है कि बैंक बैंक क्या है, जहाँ से पैसे आप देते भी हो, जमा भी, यानी जो भी आपकी सेविंग है वो बैंक में जमा करते हो, और जब ज़रूरत होती है बैंक से निकालते भी हो। क्यों नहीं हम अपने घर में ही रहते, क्यों बैंक को देते हैं, क्या फ़ायदा होता है, या फिर बैंक क्यों ये पैसे हमारे सुरक्षित रखता है, उसे क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें प्रश्न हैं, प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है जब तक कि हम इसको समझ नहीं जाते, जान नहीं जाते। दूसरी तरफ आप ये भी सोचेंगे कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक क्या है। तो जितने भी बैंक हैं जो कि पब्लिक से जुड़े होते हैं सीधे तौर पे, यानी पब्लिक जहाँ पे अपने डील कर सकती है, यानी कि अपने पैसे दे सकती है, पैसे निकाल सकती है, या फिर लोन ले सकती है ना, जहाँ से लोन ले सकती है डायरेक्टली, तो वो बैंक कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। अब भाई एक या दो बात में तो कमर्शियल बैंक नहीं आएगा समझ में, इसके आपको काम समझने पड़ेंगे कि कमर्शियल बैंक आखिर करता क्या है, कार्य उसके क्या हैं। मोटे तौर पे आप ये समझ जाइए कि जितने भी बैंक हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, या फिर SBI है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ पंजाब है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं। अब कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ, ये शाब्दिक अर्थ ही आप समझ लीजिए। कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक, जो वाणिज्य करता, यानी कि जहाँ पर ये लेन देन मनी, जहाँ पे लोन दिए जाते हैं, पैसा स्वीकार किया जाता है, यानी पैसा को सुरक्षित रखा जाता है, और लोन जहाँ पे दिया जाता है, तो वो बैंक जो कि ऐसा खरीद फरोख्त करता है पैसों का। अब यहाँ देखो, पैसों का खरीद फरोख्त मैंने बोला, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि मनी ही सब चीज़ों का आधार है, और लोन भी दिया जाता है मनी के द्वारा, और मनी को जमा स्वीकार भी किया जाता है। तो ऐसे जो बैंक करते हैं और जहां से पब्लिक डायरेक्टली जुड़ी होती है वो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। तो कार्य में अगर हम देखें तो कार्य एक तो समझ में आ ही गया कि एक ऋण को लेते या देते हैं, और भी अनेक कार्य हैं, उसको जब हम समझेंगे तो कमर्शियल बैंक को अच्छे से समझ लेंगे। वाणिज्यिक बैंक के कार्य को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें समझने में और इनके कार्यों को अलग अलग करने में हमें आसानी होगी। तो तीन जो मुख्य भाग हैं, एक है प्राथमिक कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, और विविध कार्य। यानी कि ये वाणिज्यिक बैंक तो बहुत काम वाला निकला है ना। तो प्राथमिक कार्य में इसका जो पहला कार्य है वो है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना,
बस ये वही बात हुई कि आपके पापा जो सेविंग होती है, जो पैसा ज़्यादा होता है घर में, उसको वह दे देते हैं बैंक को देते हैं, यानी कि बैंक जो होता है वह जमा स्वीकार करता है। यहाँ पे क्या है, ये इसका मूल काम है, जमा स्वीकार करना। अब यहाँ पे इसके लिए वो क्या करता है, खातों की व्यवस्था करता है। तो खाता क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे खाता यानी अकाउंट, तो हर एक ग्राहक का एक खाता बना देता है, यानी कि एक अकाउंट बना देता है, और उसमें वो जितना जमा देता है या फिर उससे निकालता है पैसे, वो सारा का सारा लेखा जोखा इसी खाते में होता है, इसी अकाउंट में होता है। ठीक है, अब ये खाते भी कई प्रकार के होते हैं। भाई आप बताइए, आपके फादर को सिंपली पैसा जमा भी करना है, या फिर आप, वो हो सकता है उन्होंने कह दिया कि नहीं ये कुछ सालों तक आप अपने पास रखो, उसके बदले ब्याज दो। हाँ, एक बात और मैं यहीं पर बता दूं कि जमा स्वीकार करता क्यों है, बैंक जो होता है जमा स्वीकार क्यों करता है। इसका सीधा सा है उत्तर, वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करता है, यानी पैसों को लेता है, यानी कि जमा जो है वह करता है बैंक में। ये बैंक है मान लो, ठीक, बैंक में आपने पैसे दे दिए, तो ये जो पैसे हैं, मनी है, वो करता क्या है, अचार डालता है नहीं, इसका क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये लगा देगा, यानी कि इसी को ये ऋण के रूप में किसे दे देता है, दूसरे पर्सन को जिसको ज़रूरत है। आपके पिता ने या आपने वाणिज्यिक बैंक में जमा दिया, यानी रुपए ही दिए, और इन्होंने यहाँ से रुपए लिए। ठीक, तो आप दे रहे हैं, किसी और को बैंक दे रहा है। हाँ, आपको जब ज़रूरत होगी तो ये दे भी सकता है, इसके पास इतनी तिजोरी में भरी होती है कि ये कुछ परसेंटेज रख के ही ऋण देता है, तो वो चीज़ आपको दे देगा। ये आगे और अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि यह जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है। तो जब जमा ये स्वीकार करता है और ऋण देता है, इन दोनों में वो क्या करता है, ब्याज, एक ब्याज होता है। यहाँ आपका पैसा लिया तो इसने ब्याज दिया, यहाँ पर क्या करता है, ऋण देता है तो इनसे ब्याज लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनसे ब्याज लेगा। अब भाई आप कहोगे इसे फायदा क्या है, इसको क्या फायदा है बैंक को कि ये ऐसा काम कर रहा है, क्या परोपकार में कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वाणिज्यिक बैंक है, ये भी व्यापार कर रहा है। जो ब्याज ये आपको देता है, समझो ये 2 रुपए दे रहा है और उसी पैसे से इससे ले रहा है 10 रुपए। समझ रहे हो, यानी इसका परसेंटेज कम है, इसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो 10 रुपए का ये वापस लेकर के उसमें से 2 रुपए आपको दे दिया, तो 8 रुपए का क्या हुआ, इसको फायदा हुआ, बैंक को फायदा हुआ। बैंक को फायदा होने का मतलब है कि फिर ये 8 रुपए को किसी डेवलपिंग वर्क में लगा करके और ब्याज कमा सकता है बैंक। तो यहाँ आपने क्या देखा कि बैंक एक व्यापारी की भांति कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। एक तरफ तो वह जमा ले रहा है और कम ब्याज दे रहा है, दूसरी तरफ ऋण दे रहा है और ज़्यादा ब्याज ले रहा है। तो ये तो था छोटा सा ट्रेलर जो आपको मैंने दिखाया। पूरी पिक्चर अभी आगे और अच्छे से समझाएंगे आपको, जब हम आपको ये बताएंगे कि साख सृजन कैसे होता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, देन वॉच। तो यहाँ पे जमा स्वीकार करना, तो यहाँ पे खाता होता है, कई तरह के खाते होते हैं। अब इसमें खाते कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है चालू खाता, सावधि खाता, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, और इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं इसमें। वार्षिक या निवृत्त योजनाएं होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं आपको बता देती हूँ, वार्षिक योजनाएं। बचत खाते में चाहे जितना आप जमा कर लीजिए अपने पैसे, और इसमें जो धन को निकालते हैं आप, उसकी एक सीमा निर्धारित होती है। ऐसे खातों में जमा राशि पर उपभोक्ता को ब्याज भी दिया जाता है, और ब्याज क्या होता है, छमाही आधार पे होता है। ठीक, जो इतनी बातें मैंने बताई वो बचत खाते के संदर्भ में। बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो आपकी जमाएं हैं, छोटी छोटी जमाएं हैं, वो आप इसमें जमा कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन निकालने की एक सीमा होती है और छमाही इसका ब्याज निश्चित किया जाता है। दूसरा है चालू खाता, जो करंट अकाउंट है। ये ज़्यादातर व्यापारी व्यवसायी वर्ग के लिए होता है। ये तो बहुत सिंपल लोगों के लिए होता है जिनके छोटे छोटे बचते हैं। लेकिन चालू खाता, करंट अकाउंट, व्यापारी या व्यवसायी यानी बिजनेसमैन जो होते हैं वो इसमें क्या आते हैं। इसमें दिन में कई बार
धन निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देता। ब्याज की बात करें तो इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, इस पर ब्याज देता है, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन तक आप बैंक के पास रखे हो। लेकिन चालू खाता तो चालू ही होता है, उसमें कोई ब्याज दे के बैंक अपने को हानि में नहीं डाल सकता। ओके। सावधि खाता, सावधि खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ये इसको हम लोग एफडी भी कहते हैं कि आपने एफडी कराया, यानी कि कुछ सालों के लिए यहाँ पे आप जमा कर दोगे पैसे। जब कुछ सालों के लिए, जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए है, तो ये यहाँ पर जो ब्याज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट से, ब्याज मिलता है और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक अवधि के बाद ही इसमें ब्याज जुड़ता है और उस अवधि के पूरा होने पर आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये है फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद है आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ता द्वारा प्रत्येक महीने में एक निश्चित जमा राशि, जैसे आपने सुना होगा ना कि ईएमआई देना है, ईएमआई टाइप का होता है ये, ईएमआई जैसे होता है वैसे इसमें एक महीने में एक निश्चित तारीख को इसमें आवर्ती जमा खाता में पैसा जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो न्यूनतम किस्त होती है वो 5 रुपए से लेके 5 के गुणकों में होती है, जैसे कि 10, 20, 25 आदि, ठीक है। तो यहाँ पर एक समयावधि के पूरे होने पे बैंक खाते में जमा राशि को ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे जो सावधि है वो एक बार में आपने मान लो 10,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक, और आप निकालोगे कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। बाकी काम बैंक का है, 5 साल पे जाओ, आपको ज़्यादा बढ़े हुए पैसे मिलेंगे जिस भी ब्याज दर पे है, और उसके बाद आप निकाल लोगे। लेकिन आवर्ती जमा खाते में क्या है, आपको 10,000 करना है तो 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 ऐसे करके आप 10 के गुणक में 10 महीनों में जमा करोगे, ठीक। और उसके बाद 10 महीनों के बाद आपका जो भी साल है, मान लो 2 साल है तो 2 साल के बाद आप इसको निकाल सकते हो। तो आवर्ती क्या है कि यहाँ पे एक एक करके किस्तों के रूप में जमा किया जाता है। इन दोनों में ये अंतर समझ में आ गया। वार्षिक या निवृत्ति योजनाएं क्या होती हैं? पेंशनर रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं। इसमें एक निश्चित धनराशि एक मुश्त या किस्तों में बैंक में जमा करानी होती है। ये थोड़ा थोड़ा एफडी की तरह होता है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये जमा करा दिए। इसके उपरांत क्या होता है, बैंक द्वारा उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रतिमाह वार्षिक धनराशि दी जाती है। अब यहाँ पे ठीक इसका उल्टा है, इसका जो आवर्ती जमा है ना, इसका ये उल्टा है। 10,000 आपने जमा कर दिए तो आपको मिलेगा कितना? 1,000, 1,000, 1,000 ऐसे करके 10 महीनों में मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पे आप इकट्ठे जमा करा देंगे तो आपको एक एक करके मिलेगा। तो ये वार्षिक योजनाएं हैं। और पेंशनर जो होते हैं, इसको पेंशनर कहा जाता है। पेंशनर पेंशन के रूप में ये कार्य करता है। आपने इकट्ठा जमा कराया, फिर ये आपको ब्याज सहित लौटाता जाएगा और ये लंबे समय तक चलेगा। जैसे आपकी जो राशि 10 है, 10 महीने वाली जमा की है आपने, तो ये आपको कम से कम 12 महीने की धनराशि एक एक करके देगा। ओके। जो दूसरा कार्य है जमा स्वीकार करना, हमने समझ लिया, कई खाते हमने समझ लिए। अब दूसरा जो है वो है ऋण देना या अग्रिम देना, ठीक है। इसको लोन्स या एडवांस कहते हैं, ठीक है, लोन्स। तो ये ऋण भी देता है बैंक, जमा करता है। बैंक में जो धनराशि जमा करता है, बैंक उस धनराशि को उद्यमी, व्यापारी आदि को ऋण के रूप में दे देता है। तो यहाँ पे क्या है, बैंक जो है ये जमा को स्वीकार करता है और ऋण को यहाँ पर देता है, यानी कि लोन्स को, जो अभी अभी आपको मैंने बताया, लोन को देता है। और लोन कैसे देता है ये भी मैंने अभी आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दिया है कि लोन किस प्रकार देगा। अब ये लोन कितने टाइप के होते हैं? जमा तो कई टाइप के होते हैं, ये हमने देख लिया। अब ये लोन्स कितने टाइप के होते हैं ये हम देख लेते हैं। पहला तो होता है साधारण ऋण। साधारण ऋण, जिस तरह इसका नाम है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑर्डिनरी लोन क्या होता है? बैंक द्वारा ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऋणों पर बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है, जिसकी दर ऋण की राशि और समयावधि पर निर्भर करती है। और मतलब कि साधारण ऋण का मतलब होता है कि किसी को भी जो ऋण दिया जाता है, ठीक है, ये अल्पकाल के लिए होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा ये ऋण आप कितना ले रहे हो, मान लो कि एक बंदा ने लिया 10,000, आपने ले लिया 50,000, तो 50,000 आपको बहुत लंबे समय तक इसका चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी राशि और समयावधि आप कितना ज़्यादा खींचते हो। अगर ऋण को मान लीजिए आप 1 साल में भी पूरा कर सकते हो, या फिर इसको 5 साल तक चलाओ या 10 साल तक चलाओ, वो आपके ऊपर होगा। तो समयावधि और क्या रखा है इस पर है, ठीक है। तो साधारण ऋण क्या होता है, जो कि अल्पावधि और
दीर्घावधि के लिए दिया जाता है लोगों को। साधारण ऋण वो होता है। नकद साख क्या होती है? दूसरा है नकद साख यानी कैश क्रेडिट। बैंक ऋण मांगने वाले ग्राहक को उसके माल या संपत्ति की जमानत पर ऋण देता है, यानी कि ये जो ऋण है वो जमानत पर मिलती है। जमानत यानी कि उसके बदले आप मान लो कोई बंदा है, अगर ऋण दिया गया और उसने ऋण नहीं चुकाया, अगर कोई बंदा है उसको ऋण दे दिया बैंक ने, इसने नहीं चुकाया, तब तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। बैंक ऐसे ऋण देने लगे तो इसमें ये क्या करता है बैंक की जमानत दो, तो ये बोलता है भैया जमानत के रूप में मेरा घर रख लो, या फिर मेरी गाड़ी रख लो, या फिर मेरी ज़मीन है जो उसके बराबर वो रख लो। जमानत का मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये ऋण नहीं चुका पाया तो उसी ऋण के बराबर के दाम पे या फिर उसके कुछ परसेंटेज के दाम पे कोई चीज़ गिरवी इनके पास रखी रहेगी, तो उसको हम कहते हैं जमानत। तो जमानत पे क्या देते हैं बैंक? ऋण दे देते हैं। जब ये जमानत देगा यानी कि हमारी ज़मीन इतनी है रख लो आप, तो फिर ये ऋण उसके बदले दे देगा। ये ठीक उसी तरह उसी थीम पे काम करता है जैसे पहले ज़माने में साहूकार और महाजन लोग क्या करते थे, कुछ न कुछ गिरवी रख के ही पैसा देते थे। तो नकद साख यहाँ पे जमानत पर ऋण देने की प्रथा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि जमानत यहाँ पर जैसे कि जितना पैसा ये लेगा, जितना ऋण लेगा उसी पर ब्याज इसको अदा करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऋण पूरा आपने मान लो कि 50,000 ऋण लिया है, लेकिन अगर जितना पैसा इन्होंने उठाया उसी पर ब्याज देना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर होता है साधारण ऋण से नकद साख में। तीसरा है विनिमय पत्र को भुनाना। विनिमय पत्र को भुनाना यानी कि डिसअकाउंटिंग ऑफ बिल्स। यहाँ पे भुनाना शब्द का मतलब है डिसअकाउंटिंग, यानी कि अगर विनिमय पत्र हैं, बिल्स हैं किसी के पास, बिल्स की बात यहाँ हो रही है, अगर किसी के पास हैं तो उन बिल्स को भुनाता है या कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसके बदले उन्हें ऋण देता है। तो बैंक अपने ग्राहक को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए विनिमय पत्र व व्यापारिक बिलों को भुनाने का भी कार्य करता है, ये आप लिख सकते हैं। और सावधि बिल पे क्या होता है कि बट्टा दे करके, बट्टा उसे कहते हैं, बैंक व्यापारियों को तत्काल भुगतान करने का कार्य करता है, यानी कि बिल्स को सीधे सीधे भुना दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, किससे? मनी से, और वो ऋण के रूप में प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, तो चौथा है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बैंक अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्टिंग। ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है? बैंक व विश्वसनीय जमाकर्ता जिनका बैंक में चालू खाता है, ठीक है, चालू खाता यहाँ पे दे दिया तो वो क्या करता है, जैसे व्यापारी है, भैया मेरा चालू खाता खोल दो, इन्होंने कहा, तो यहाँ पे इनका चालू खाता खुल गया। अब चालू खाता काम कैसे करता है? यहाँ पे क्या होता है, इनका रोज का लेन देन है। चालू खाता का मतलब रोज का लेन देन। इस खाते के द्वारा ये रोज दिन में बल्कि कई बार निकालते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं। तो बैंक अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक की तरफ से आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड ही होता है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, या फिर चालू खाते कैसे काम करते हैं कि ये क्या करेगा बैंक कि 1 लाख आपको, पूरा 1 लाख आपके जमा नहीं है, लेकिन 1 लाख निकालने की आपको छूट दे दी गई है। और ये विश्वसनीय जमा करता, ये जो बंदा है वो क्या है? विश्वसनीय है। ठीक है, जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं बैंक के, उनको ही 1 लाख आप निकाल सकते हो बैंक से, फिर आप चुकाते रहना। क्यों? क्योंकि बैंक जान रहा है कि करोड़ों का व्यापारी 1 लाख का तो चुकता कर ही देगा। और विश्वसनीय इसलिए वो हो जाता है क्योंकि उसके कारोबार फैला हुआ है, वो कहीं भाग नहीं सकता। तो इस टाइप के लोगों के लिए बैंक ओवरड्राफ्टिंग करता है। ठीक है, यानी कि धनराशि, जमा की गई धनराशि से अधिक धन निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ये तो प्राथमिक कार्य में हो गए, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इसमें किस टाइप के जमा हैं, कितने प्रकार के जमा स्वीकार किए गए और ऋण भी दिया गया, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो इनका मुख्य काम है, एजेंसी संबंधी काम। एजेंट क्या काम करता है? हमें कई सुविधाएं देता है। तो बैंक भी एक एजेंट की तरह, यानी कि फंक्शंस रिलेटेड टू एजेंसी, ये एजेंसी की तरह काम करता है। और ये आधुनिक समय में जो है ये ज़्यादा एजेंसी की तरह कार्य करने लगा है, कई प्रकार की सेवाएं देता है। जैसे आपने सुना
होगा, पहले तो LIC ही जीवन बीमा करता था, लेकिन अब हर बैंक में भी जीवन बीमा पॉलिसीज़ आ गई हैं, पेंशनर के लिए पॉलिसीज़ आ गई हैं, ये जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए कई तरह की यहाँ पे भी बीमाएं होने लगी हैं और भी अदर कार्य होने लगे हैं। यहाँ एजेंसी की तरह काम करता है। ठीक है, तो इनको भी हम थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लें, इसको अलग अलग कर लें। जैसे कि धनराशि का हस्तांतरण, पहला जो है धनराशि का हस्तांतरण। बैंक में क्या होता है, ग्राहक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि PNB में आपका खाता है, PNB में खाता है और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ये ले जाना है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं और है, या फिर PNB का ही ब्रांच कहीं और है, तो इसको यहाँ से यहाँ खाता जब जाएगा तो ये कैसे होगा, बैंक ही ये काम करता है। आज के ज़माने में तो कंप्यूटरकृत हो गए हैं सारे बैंक, तो कंप्यूटर से ही सारे जो पैसे हैं वो यहाँ पे भेज दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ के से इस खाते में अंकित कर दिए जाते हैं। आप यहाँ हैं या आपके पिताजी इस शहर में हैं, PNB में हैं, और उस शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे भेजने हैं, या PNB में ही दूसरे शहर में पैसे भेजने हैं, तो वो कैसे भेजे जाएंगे, तो ये आपके खाते में अंकित कर दिया जाएगा और बैंक ये काम करता है कंप्यूटर के द्वारा, और ये सुविधा निःशुल्क रूप में आपको प्रदान करता है। ओके, तो धनराशि का हस्तांतरण बैंक द्वारा किया जाता है। ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। ठीक है, इसमें क्या है, बैंक अपने ग्राहकों का लाभांश, ब्याज, किराए आदि को वसूल करके उनके खातों में जमा करने का कार्य करता है। अब भाई बात समझिए, कोई बिजनेसमैन बंदा है, अब वो अपना बिजनेस संभाल रहा है, करोड़पति है, वो उसकी कई जगह पे पैसे लगे हुए होंगे, यहाँ भी उसकी मनी लगी है, यहाँ भी उसकी मनी लगी है, यहाँ भी मनी लगी है, तो वो कहाँ कहाँ वसूलने जाएगा, तो ये काम वह सौंप देता है किसको, बैंक को। तो बैंक भी ये कार्य करता है, यहाँ से वह धनराशि इनके खातों से ऑटोमेटिकली कट के इनके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करने का काम भी बैंक करता है, एक एजेंट की तरह। एक कहते हैं ना जिसको तगादा जो करना, पहले लोग जाते थे, एक बंदा रखते थे और वहाँ जा करके उनसे पैसे वसूलता था, लेकिन अब क्या है, इनके अकाउंट से सीधे सीधे कट के इनके अकाउंट में एक निश्चित समय में आ जाएगा, जो भी इन बिजनेसमैन को चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या है, बैंक एक ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करने का भी कार्य करता है। ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अब भाई ये जो आपके करोड़पति बिजनेसमैन थे, वो कई जगह पे जब अपने पैसे लगाए हैं, बंदे 1 के पास, बंदे 2 के पास, बंदे 3 के पास, ये तीनों कंपनी में, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि इनके खाते से कट के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये काम हमने क्या कहा कि ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त किया और ग्राहकों की ओर से भुगतान भी किया, यानी इनकी ओर से बैंक ने भुगतान भी तो किया इन्हें, यानी इनके खाते और इनके खाते के बीच में जो भी आदान प्रदान है वो बैंक करता है, भुगतान प्राप्त भी करता है और भुगतान करता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं कि ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करता है, इनके लिए प्राप्त किया बैंक ने और इनके लिए भुगतान किया बैंक ने। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्य बैंक करते हैं। एजेंसी संबंधी काम में जो चौथा काम है, साख पत्रों का भुगतान वसूलने का कार्य। अब ये साख पत्र क्या है, सीधे समझिए चेक ही तो होता है, पैसा तो भुगतान नहीं किया जाता, बड़े बड़े जो अमाउंट होते हैं वो चेक के द्वारा भुगतान किए जाते हैं। तो चेक को भुनाने का काम भी बैंक करता है और चेक के द्वारा वह जमा स्वीकार करता है और भुगतान भी चेक के द्वारा करता है। और कभी कभी विदेशी, जैसे विदेशी व्यापारी हैं, वहाँ सब से भी जो चेक आदि आता है उसको भी यह क्या करता है, भुनाने का काम करता है और यह सब निःशुल्क करता है। ओके, तो इसका ये काम जो है एजेंसी संबंधी कार्य में साख पत्रों का भुगतान वसूलने का काम ये बैंक के द्वारा ही होता है, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। पांचवा है अभिगोपन का कार्य। बड़ा अटपटा सा नाम है ना, अभिगोपन। भाई अभिगोपन का सीधा सा मतलब होता है कि अंश पत्र यानी शेयर, कंपनी जो होती है वह शेयर जारी करती है अपने कंपनी का और इसको वह लेने देने का काम बैंक करता है। अब शेयर क्या चीज़ है, तो कंपनी है, जैसे कोई फर्म है या कंपनी है, मान लीजिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है अपने काम को जारी रखने के लिए, तो पैसा वो क्या करती है, पैसा कहाँ से लेती है, हम लोगों से, यानी छोटी छोटी जो बचतें होती हैं हमारी, वो क्या करती है, अपने नाम पे एक पत्र जारी करती है, शेयर जिसे कहते हैं,
और कंपनी कहती है कि आप इसे खरीदेंगे और इसके बदले आप शेयर आप रखिए अपने पास, और इसके बदले जो पैसा है, मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 है, वो आप हमें दे दीजिए। इस तरह बहुत सारे ग्राहकों से ये 10-10 हज़ार लेकर के अपना काम करती है। भाई कंपनी ऐसा करती है, लेकिन चुकाती कैसे है? तो कंपनी में जो उत्पादन होता है, जो कार्य होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि इनको ये ब्याज सहित चुकाती है, यानी कि जो पैसा दिया और ब्याज। और हम इनके शेयर क्यों खरीदते हैं? बस इसी लालच में, ब्याज के लालच में, कि हम 10,000 देंगे और हमें मिलेगा 15,000। ठीक है, तो इस तरह कंपनी अपने रेट तय करती है और इन शेयर्स को दे देती है लोगों को, आम व्यक्तियों को। शेयर होल्डर हो जाते हैं वो। और अभिगोपन का मतलब क्या हुआ कि इनको भुनाने का काम। जब मेरा मन किया, हम अपने शेयर को बेचना चाह रहे हैं, तो ये कार्य कौन करेगा? कंपनी डायरेक्ट नहीं करती, बल्कि ये तीसरा बंदा कौन है? बैंक है, जो एजेंट के रूप में काम करता है। तो ऋण पत्र या फिर अंश पत्र, यानी कि बॉन्ड या फिर शेयर, ये सबका क्रय विक्रय का दायित्व तो कौन लेता है? बैंक लेता है। ओके, तो यहाँ अभिगोपन का कार्य भी बैंक करता है। अभिगोपन का मतलब शेयर और बॉन्ड्स को बेचना और खरीदना। ठीक, और बेचते खरीदते क्यों है वो मैंने अभी आपको समझा दिया, कि हम ब्याज के लालच में लेते हैं और कंपनी इस पैसे, इस जमा को लेने के लालच में लेती है, और कंपनी को जो फायदा होता है तो उसी में से ये ब्याज अदा करती है। ठीक है, कंपनी को जो फायदा होता है वह इस ब्याज से कहीं ज़्यादा होता है। तो थोड़े में हम भी खुश हो जाते हैं और कंपनी अपने लाभ को प्राप्त करके खुश हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो बिचौलिया है, जो ये सारे कार्य को एजेंट के रूप में संपादित करता है, वो कौन है? वो बैंक है। या एजेंसी संबंधित कार्य में ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में भी बैंक काम कर लेता है। मतलब कि कोई अगर बड़ा कंपनी है या फिर बड़ी संस्था है, उसके अनुरोध पर ये क्या करते हैं? बैंक उचित शुल्क लेता है, यानी कि इसके बदले वह फीस लेगा, कोई काम फ्री में नहीं करेगा, फीस लेगा। और उपभोक्ता या ग्राहक के अनुरोध पर उसकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रस्टी, प्रबंधक आदि का भी काम करता है। जैसे कोई मान लो कि धर्मशाला है या फिर कोई होटल है, ठीक है, होटल है, या फिर कोई ट्रस्ट है, तो उसमें जितने भी पैसे आएंगे वो बैंक में जमा होंगे, और यहाँ से जो भी निकालेगा वो बैंक कार्य करेगा। तो ट्रस्टी या फिर मैनेजर के रूप में भी ये काम करता है। बैंक का जो तीसरा है मुख्य कार्य, विविध कार्य में उसको हम समेट लेते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य। अब ये जो छुटपुट काम ये करता है, उसको यहाँ पे जरा सा हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि बैंक कौन से काम और भी करता है इन दोनों के अलावा। ठीक है, तो जैसे यात्री चेक या साख पत्रों की सुविधा। पहला इसमें क्या है? यात्री चेक, साख पत्र। ठीक है, यात्री चेक और साख पत्र की सुविधा ये देता है की सुविधा। ठीक है, बैंक अपने उपभोक्ता व ग्राहक को साख पत्र, प्रमाण पत्र, यात्री चेक की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक को विदेशों में नकद राशि ले जाने की मुक्ति मिलती है। देखो भाई, आपने सोचा आप जाओगे लंदन पढ़ने के लिए, भाई बहुत बढ़िया बात है, आप लंदन पढ़ने जा रहे हो। अब आपको यहाँ पे रुपए हैं आपके पास, लंदन में तो नहीं चलेगा ना रुपए, लंदन में तो रुपए चलेगा नहीं, वहाँ की मुद्रा चलेगी। तो इस रुपए को यहाँ पे आप ले जाके करोगे क्या? तो इस मनी को आप क्या करोगे? बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, बैंक में जमा करोगे। ये लंदन के बैंक से, बैंक ऑफ लंदन से संपर्क करेगा और रुपए के बदले यहाँ पे जो लंदन की मुद्रा है वो आपको दी जाएगी, या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं डॉलर या पौंड, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा जो वहाँ की मुद्रा होगी। समझ गए बात को? तो यहाँ पे आपको एक बैंक जो होता है एक प्रमाण पत्र देता है। भाई इन्होंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, लेकिन प्रमाण पत्र आपको देगा, या फिर उसको कहते हैं यात्री चेक, ये आपको देगा, तभी तो आप जाके लंदन में उसको भुना पाओगे। तो यात्री चेक या साख पत्र की सुविधा ये बैंक प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा? दो चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। एक तो एक पूरी गठरी भर के आप रुपया ले जाना आपको नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको चोरी वोरी इन सब का भी कोई डर नहीं होगा, खो गया तो भी कोई डर नहीं है। कुछ ना कुछ प्रमाण ये देते हैं और इनकी डुप्लीकेट आपके पास रहती है या फिर इनके पास रहता है। तो जब ये कभी खो जाता है तो आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करा सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बैंक ये सुविधा प्रदान करता है। सूचनाओं का संकलन व प्रकाशन, ये दूसरे टाइप का विविध कार्य है। भाई सूचना का संकलन व प्रकाशन, किस टाइप की सूचना का? तो आर्थिक और वित्तीय समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए कहीं कहीं बैंकिंग पुस्तिका भी होती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है बैंकिंग पुस्तिका। इसमें क्या करते हैं,
पुस्तिका। इसमें क्या करते हैं ये कि जो भी वित्तीय या फिर जो इकोनॉमिकल हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं या जो होने वाली हैं, जो हानि है लाभ है, इनको ये मिला करके इनकी सूचनाओं को संकलन को प्रकाशित करते हैं बुक के रूप में, पेपर के रूप में। आपने देखा होगा बिजनेस टाइम्स। बिजनेस टाइम्स एक अखबार है जिसमें कि इकोनॉमिकल चीज़ें ही होती हैं, तो उसी टाइप की पेपर्स भी रिलीज़ करता है बैंक। और बैंक अपनी सारे जानकारियों को कि किस तरह से आर्थिक और वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं या फिर उनसे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ों को भी बैंक करता है। एक इनका ये भी काम है कि यह व्यापारियों और फिर देश के जो भी बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन हैं उनको यह मार्गदर्शन दिखाता है, यानी कि मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। आपके घर में बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं, आप घर में रखने से डरोगे क्योंकि चोरी ना हो जाए, तो वो कहाँ आप रखोगे? बैंक में। यहाँ पे केवल पैसे ही नहीं बल्कि गहने या फिर आपका कोई प्रपत्र है या फिर आपका कोई भी ऐसा चीज़, ज़मीन के कागजात हैं, प्रपत्र है, वही चीज़, तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट या बहुमूल्य चीज़ें हैं उसको लॉकर में रखता है, लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। बहुत माइनर सी फीस के साथ, बहुत छोटी सी फीस होती है इसकी लॉकर की, और गहने और प्रपत्र कागजात रखने की सुविधा बैंक देता है। ठीक है। चौथा है इसका चौथा है समाशोधन गृह के रूप में ये काम करता है। मतलब क्या कि ये यहाँ पे क्लियरेंस होता है। समाशोधन का मतलब, मान लो कि आपके पास पीएनबी का चेक है, ठीक है, ये चेक है किसका? पीएनबी का, और आपने लगाया है किसमें? मान लीजिए कि एसबीआई में लगाया है। तो एसबीआई वाले क्या करेंगे? एक निश्चित तारीख पे क्या करते हैं, पीएनबी और एसबीआई ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एक क्लियरिंग हाउस होता है, सारे चेकों को मिलाया जाता है कि हमारे यहाँ से इतना का चेक लगा, आपके यहाँ से निकला कि नहीं, आपके यहाँ से निकलना है, भुनाना है, ये क्लियर होना है, तो क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो समाशोधन उसी को कहते हैं, क्लियरिंग हाउस। यहाँ पे अलग अलग तरह के चेकों का यहाँ पे क्या होता है? निस्तारण होता है। ठीक है। तो शाखा अलग अलग होती है, इनमें जो चेक लगे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो फिर भी भुना लिए जाते हैं, ग्राहक को पैसा मिल जाता है, लेकिन बाद में इसका क्लियरेंस होता है। तो समाशोधन गृह के रूप में भी बैंक कार्य करता है। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य, भाई ये तो वही बात हुई जो अभी अभी आपको मैंने बताया था, यात्री चेक साख सुविधा, यानी कि विदेशी रूप में विनिमय, यानी कि विदेशी पैसे को रुपए में बदलना, रुपए को विदेशी पैसों में बदलना, ये सुविधा भी देती हैं। ठीक है। बैंकिंग, और इसका छठा हम लिख सकते हैं, बैंकिंग सेवा में सुधार पर बल, यानी बैंकिंग सेवा किस तरह सुधर सकती है, इसका ये चिंतन मनन भी बैंक द्वारा ही किया जाता है कि हमारी सुविधाएं या सेवा जो है वो कैसे सुधार की जाती हैं। कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक का एक जो मुख्य काम है, और ये पूरक काम कहलाता है, इसका पूरक कार्य साख सृजन, साख सृजन इसका सबसे मुख्य काम है। अब ये हम जानेंगे कि साख सृजन कैसे होता है, यह कैसे होता है, इसकी स्टेप्स क्या होते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, तो ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि साख सृजन किस तरह से होता है। देखो भाई, इसमें होता क्या है कि एक बैंक है मान लो, ठीक, यहाँ पर जो जमा है वो है 10,000 रुपये, इसमें 10,000 रुपये जमा है। ये जमा किसी भी समय चेक द्वारा निकाली जा सकती हैं, तो ये सारी क्या है? चेक जमाएं हैं, इसको हम क्या कहेंगे? चेक जमा। ये क्योंकि कभी भी चेक के द्वारा निकाली जा सकती हैं। ठीक। अब 10,000 रुपये है, लेकिन बैंक ये सोचता है, बैंक का जो बंदा है ये सोचता है कि 10,000 इकट्ठे सारे लोग नहीं आ जाएंगे निकालने, सभी लोग ये 10,000 नहीं है, मान लो कि अलग अलग जगह से 1,000, 5,000, 10,000 ऐसे करके इन्होंने जमा किया, और 10,000 जमा है अभी फ़िलहाल बैंक में, ये चेक जमा है। लेकिन यहाँ पर सभी जमाकर्ता नकद जमा को एक ही समय में नहीं निकालेंगे, तो बैंक क्या करता है, एक भाग जो होता है वह नकद कोष के रूप में, ठीक है, कैश रिजर्व के रूप में रख देता है, और बाकी भाग को क्या होता है, नकद कोष के रूप में वह कितना रखता है? 10% रखता है, और बाकी जो होता है उसको क्या करता है? ऋण के रूप में दे देता है।
अब बात समझो, यहाँ पे 10,000 है, 10,000 का 10% ये रख लेगा, यानी कि 10 गुणे 100 गुणे 10,000, यानी कितना हुआ रुपए 1,000। 1,000 ये रख लेगा अपने में 10%, यानी कि 1,000 रख लेगा और बाकी ऋण कितना दे देगा 9,000 का। बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो नकद कोष इसने रखा है ना, ये क्या है, ये क्या कहलाता है, आवश्यक नकद कोष, यानी कि रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व यानी कि आवश्यक नकद कोष या न्यूनतम नकद कोष, मिनिमम कैश रिजर्व कहते हैं। तो ये जो कैश रिजर्व है 1,000 का होता है, जो कि बैंक अपने पास हमेशा रखे रहता है, ठीक है। और बाकी को वो क्या करता है, 9,000 वो अतिरिक्त नकद कोष होता है। ये जो है वो अतिरिक्त है, इसको वह ऋण के रूप में दे देता है। 9,000 की राशि ऋण के रूप में बैंक दे देता है और ऋण के नाम पे खाता खोल देता है। अब ये 9,000 उठा के नहीं देगा, यहाँ पे एक खाता खुल जाएगा। ओके, खाता इन्होंने खोल दिया। अब खाता जो होता है उसमें ये 9,000 राशि जमा कर देता है। और ये भी मालूम है कि ऋणी इकट्ठे 9,000 नहीं निकालेगा, केवल खाता खुला है नाम का और फिर यहाँ पर वह एक एक थोड़ा थोड़ा करके पैसे निकालेगा। तो ऋणी यह राशि भुगतान के लिए निकालता है। चूँकि यह माना गया है कि सभी आर्थिक लेन देन बैंक द्वारा होते हैं, अतः ऋणी भुगतान की गई राशि भुगतान प्राप्त करने वाले खाते में अर्थात बैंक के पास आ जाती है। यह राशि बैंक की मांग जमाओं का रुपये 9,000 बढ़ा देगी। अब साख सृजन कैसे होता है, मान लीजिए कि एक बैंक है, वहाँ पर 10,000 रुपये अलग अलग जगहों से जमा जो हुए, इसको हम कहेंगे चेक जमा, ठीक है। चेक जमा जो हुआ वो 10,000 रुपये हुआ, ठीक। अब 10,000 रुपये इन्होंने रखा है बैंक ने, और ये माना जाता है कि 10,000 एक ही समय में सारे लोग नहीं निकालने आ जाएंगे। जब सारे लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पर एक फिक्स राशि तो लेकिन रखनी पड़ेगी, हो सकता है 2-4 लोग आएँ। तो ये 10%, यानी कि इसका 10%, यहाँ पे 10% अगर देखा जाए तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 10% 1,000 रुपये। तो रुपये 1,000 रख करके ये क्या हो जाता है, यहाँ पे मिनिमम कैश रिजर्व या फिर रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कहलाता है, आवश्यक नकद कोष कहलाता है। तो 1,000 ये रख के बाकी का जो 9,000 होगा, 10,000 में से 1,000 तो इन्होंने रख दिया मिनिमम कैश रिजर्व, यानी कि ये कैश रिजर्व होता है। और 9,000 रुपये जो हैं इन्होंने क्या कर दिया, ऋण के रूप में ये दे देते हैं किसी और को। अब देखिए 10,000 जमा है इनका, 10,000 जमा में आ गया, और 9,000 ये जो ऋण के रूप में देते हैं, इसको भी जमा के रूप में खाता, यहाँ पे खाता खोल दिया जाता है। और ये माना जाता है कि खाता जो खुला है वो 9,000 ये जो ऋण है उसी खाते में भर देते हैं। अब ये खाता फिर उन्होंने खोल दिया, यानी कि एक खाता तो था ही, एक खाता फिर खुल गया 9,000 का, यानी कि कुल खाते कितने हज़ार के हो गए इनके पास, 19,000 के। देखा आपने कितनी चालाकी से बैंक ने क्या किया कि लोन भी दिया और खाता अपने बैंक में खोल करके इसको फिर से जमा कर लिया। यानी कि ये तो प्राथमिक जमा हो गया इनका, इसको हम प्राथमिक जमा भी कह सकते हैं। और ये क्या हो गया, द्वितीयक जमा हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस हो गया, ये भी जमा है ये भी जमा है, ऋण इन्होंने दिया। अब ये 19,000 हो गया। अब 19,000 का ये क्या करेंगे कि यहाँ पर 10%, फिर इसका 10% रिजर्व के रूप में रख लेंगे। तो 10% यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19,000 का 10% 1,900 रुपये, 1,900 हो जाएगा, ठीक। जब रुपये 1,900 हो गया यहाँ पे, तो वास्तविक जो कोष है और फिर आवश्यक कोष, यानी कि 1,900, सॉरी यहाँ पे 19,000 लिख दिया, 1,900 जो रुपये है वो अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, रुपये 8,100 फिर इनके पास आ गए। फिर इसको ये ऋण के रूप में देंगे, समझे बात आप, ऋण के रूप में फिर इसको क्रिएट करेंगे, लेकिन ऋण के रूप में देंगे क्या, खाता खोल देंगे। फिर से ये खाता खुल गया, यानी कि ये है और प्लस इसमें ये खाता फिर खुल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया,
ये 27,100 रुपये का। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, हो क्या रहा है कि एक जो 10,000 है उससे इन्होंने 27,100 बना लिया बैंक ने। बैंक यहाँ साख का सृजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं जा रहा है। केवल यहाँ पे किस बेसिस पे ये हो रहा है कि सारे लोग न तो एक बार में पूरा पैसा लेने आते हैं, न ऋण वाले पूरा का पूरा निकाल के ले जाते हैं कैश रूप में, वो भी जमा ही कर देते हैं, खाता खुलवा लेते हैं। तो खाता जितनी बार खुलेगा समझिए साख का सृजन उतनी बार होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो कुल जमा है वो क्या हो जाएगा, 10,000, 9,000 और फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ करके जब हम देखते हैं तो हमारा इतना आ जाता है। तो प्राथमिक जमा क्या हो गया, प्राथमिक जमा हमारा 10,000 था और द्वितीयक जमा में क्या हो जाएगा 9,000 और 8100। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, साख का सृजन होता जा रहा है। और फिर इसको क्या करेंगे, अगर 10% इसका भी 10% ये करता जाता है, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। 10% करेंगे तो 2710 रुपये जो हैं 10% ये, अब 2710 रुपये ये रख लेगा और उसमें से जब माइनस किया जाता है तो फिर जितना होगा, यानी माइनस अगर हम करेंगे 10,000 में से, 10,000 में से फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ 7,290 रुपये। ये 2710 किस में से माइनस होगा, ये प्राथमिक जमा से माइनस होगा, माइनस 2710 रुपये। तो यहाँ हमारा 7,290 रुपये आया। तो इस तरह से फिर से इसको क्या करेंगे, खाता खोल देंगे, ऋण दे करके पूरा इतने का खाता खोल देंगे। समझ गए बात को। तो यहाँ पे ये चीज़ रखते जा रहे हैं अपने पास रिजर्व के रूप में। 10,000 रखा, यहाँ पे कैश रिजर्व के रूप में 10,000 रखा, 1,900 रखा, 2710 रखा, और ऋण के रूप में दिया कितना, 9,000 दिया, 8100 दिया, और उसके बाद यहाँ पर 7290 दिया। तो ये सारी जमाएं के रूप में इनकी हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से साख का सृजन होता जाता है। देखो केवल 10,000 रुपये से ये साख का सृजन बैंक करते जाते हैं। साख सृजन को हम एक सूत्र के रूप में ले लें तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन बराबर 1/RR नकद कोष। RR क्या है, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के प्रतिशत के रूप में कोषों की आवश्यकता। ये R क्या है, ये रिजर्व है, यानी वाणिज्यिक बैंकों की यहाँ मैं लिख देती हूँ, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के प्रतिशत के रूप में कोष। ठीक है, ये कोषों की जो आवश्यकता है वही 10% वाली बात है, और नकद कोष कितना उनके पास नकद है। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम बैंक की बैलेंस शीट के रूप में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 10,000 रुपये थे ना हमारे, 10,000 रुपये जमा थे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट जो होता है दो भाग में होता है, एक दायित्व होता है और एक परिसंपत्तियाँ। दायित्व यानी कि जिससे देनदारियाँ बनती हैं हमारी, और परिसंपत्तियाँ जैसे कि मांग जमा। यहाँ पे मांग जमा कितना था, 10,000 रुपये। ठीक है, और नकद कोष कितना था, 10,000। ये अभी इनके पास 10,000 है केवल। तो यहाँ टोटल जब हम लेंगे, यहाँ पे टोटल की बात आएगी तो यही आ जाएगा 10,000 रुपये और 10,000। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। उसके बाद 10% यानी कि 1,000 इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1,000 इन्होंने निकाल लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मांग, पुरानी जमा इतनी है, फिर मांग जमा कितनी हो जाएगी, उसमें से जब हम निकालेंगे 9,000 रुपये, 1,000 हम निकाल लिए 10% के हिसाब से, और यहाँ पे ऋण, ये ऋण देंगे कितने का, 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये बचे थे 1,000 निकाल करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुल हमारा कितना हो जाएगा, फिर टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो 19,000,
और इधर जो आएगा वो भी 19,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बैलेंस शीट का मतलब होता है इधर की राशि और इधर की राशि एकदम बराबर होनी चाहिए। बैलेंस शीट में हम इस तरह से लिखते हैं। तो दायित्व है 10,000 का और परिसंपत्तियां भी हैं बैंक के पास 10,000 की। अब इन्होंने क्या किया, 9,000 का दायित्व फिर से क्रिएट कर लिया ऋण दे करके, क्योंकि ये परिसंपत्तियां थी इनकी और उसी से इन्होंने क्रिएट किया। फिर ये हो गया 19,000 की परिसंपत्तियां इनके पास है। उसके बाद फिर ये क्रिएट करेंगे इस तरह से, एक तरफ दायित्व और एक तरफ परिसंपत्तियां लिखी जाती हैं और ये हमेशा बराबर हो जाता है। एक फैक्टर है मुद्रा गुणक या साख गुणक। तो मुद्रा गुणक या साख गुणक को यहाँ पे हमने स्मॉल के से दिखाया है। स्मॉल के बराबर 1/RR। RR क्या है, जमाओं का 10%। तो ये यहाँ पे साख गुणक के रूप में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1/RR हमारा 10% रहता है, तो यहाँ पर यह क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, तो इतना ही जानना है अभी हमें कि मुद्रा गुणक या साख गुणक के बराबर 1/RR है। इसको आप याद रख सकते हैं। और ये जो RR है वह जमाओं का 10% होता है। लेते हैं कमर्शियल बैंक के रिजर्व की, यानी कि कोष की, कितने टाइप के कोष होते हैं। तो इसमें जो कोष है मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। एक होता है CRR, एक होता है CDR और एक होता है SLR। अब ये अलग अलग भी आपसे एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो नगद आरक्षित अनुपात, ये क्या है, इसका मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या चीज़ होती है, CDR का भी फुल फॉर्म अभी मैं बताती हूँ आपको, कैश डिपॉजिट रेशियो। ठीक, SLR क्या होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब भैया ये तीनों क्या चीज़ हैं, ये एक एक करके हम लोग समझेंगे। कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे क्या है कि देश में लागू बैंकिंग नियम के तहत प्रत्येक बैंक को कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित भाग, जो अभी मैंने बताया आपको कि कुछ भाग अपने पास रिजर्व रख करना पड़ता है, यानी कि जितना भी आपके पास पैसा आया है उसका एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास एक जमा करना पड़ता है कुछ परसेंटेज। अब इसको CRR कहते हैं, इसको नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। एक तरह का जमानत होता है, एक तरह का जमा होता है, जो कि वाणिज्यिक बैंक को सेंट्रल बैंकों में रखना पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक एक ही होता है हर देश का, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। अभी मैं आगे सेंट्रल बैंक भी बताऊंगी दूसरी वीडियो में। तो सेंट्रल बैंक के पास जो ये निश्चित जमा रखते हैं उसको कहा जाता है, और ये लगभग 4% होता है ना। यानी कि जितना इस बैंक के पास जमा आया है उसका लगभग 4% सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो नकद आरक्षित अनुपात के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंक तिजोरी नकद के रूप में अतिरिक्त कोष अपने पास रखते हैं। अब अतिरिक्त कोषों को सम्मिलित करके साख गुणक क्या होता है, अगर जैसे हम यहाँ पे RR क्या होता है, यहाँ पे CRR प्लस VCR, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात, ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये भी रखना पड़ता है, और ये केंद्रीय बैंक के पास, और तिजोरी नकद अनुपात या अतिरिक्त नकद अनुपात ये VCR होता है। ठीक है, यहाँ पे अतिरिक्त नकद अनुपात या तिजोरी नकद अनुपात, यहाँ पे ये देखा जाए तो के हमारा क्या हो जाएगा, जो गुणक हमने अभी आपको बताया 1/CRR प्लस VCR, यानी कि नकद के रूप में ये दो चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये जो होता है अपने पास रखनी होती हैं 10% के रूप में, और ये होता है यानी ये जो होता है वो अपने पास रखना होता है, और ये केंद्रीय बैंक में जमा करना होता है, और ये लगभग 4% के बराबर होता है। CDR क्या है, कैश डिपॉजिट रेशियो। देखिए हम हैं यहाँ पे जनता, ठीक है, और ये है बैंक के पास कुछ जमा है और हमारे पास कुछ जमा है।
इन दोनों के रेशियो को, यानी हमारे पास कितनी नकद मुद्रा है हमारे पास, हमने बैंक को नहीं दी, और बैंक में कितनी जमा की है, इसका जो रेशियो होता है वो कैश डिपॉजिट रेशियो कहलाता है। अब हमारे पास जमा और इसके पास जमा का ये जो रेशियो है अगर ज़्यादा हो, यानी क्या हुआ कि हमारे पास 50 है और इनके पास हमने केवल 5 दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास ज़्यादा नकद के रूप में हम बैंक उसको खींच नहीं पा रहा है, बैंक यहाँ पे फेल हो रहा है, बैंक के पास जो जमा है वो कम हो रही है। जब बैंक के पास जमा कम होगा तो ऋण भी आगे कम दे पाएगा और इसकी प्रगति भी कम होगी इसी हिसाब से। तो किसी न किसी रूप में ये चाहते हैं कि पब्लिक का जो पैसा है वो बैंक में जमा हो। जैसे अभी अभी हम लोगों ने सरकार द्वारा जो जन धन योजना है, आपने सुना होगा, जन धन योजना या इसी तरह की कई योजनाएं होती हैं जिसके द्वारा ये प्रोत्साहित किया जाता है कि अपनी जो भी सेविंग है, छोटी सी छोटी सेविंग को बैंक में आप जमा कीजिए। तो कैश डिपॉजिट रेशियो क्या है कि जो हमारे पास यानी कि करेंसी के रूप में लोगों के पास रखी मुद्रा और व्यावसायिक बैंक में जमा की गई मुद्रा का अनुपात करेंसी जमा अनुपात है, कैश डिपॉजिट रेशियो है। SLR यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा का कुछ भाग, जैसे कि जितना जमा है इनके पास बैंक में, वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक में, उसका जो कुछ एक पार्ट जो होता है, एक पार्ट वो किस रूप में रखना पड़ता है, ठोस रूप में। ठोस क्या हुआ, सोना, विदेशी मुद्रा, स्वीकृत प्रतिभूति यानी कि बॉन्ड्स, शेयर, इसके रूप में रखना पड़ता है। और ये राशि नकद आरक्षित अनुपात के अंदर जो रखी गई राशि के अतिरिक्त होती है, यानी कि CRR तो इन्होंने रखा ही रखा है, ये तो 10% तो रखा ही रखा है, और प्लस ये SLR में ये चीज़ भी रखते हैं, जैसे सोना हुआ, प्रतिभूति हुई और दूसरी चीज़ें। तो इस तरह से ये ठोस रूप में सोना, प्रतिभूति जब रखते हैं तो नकद में कमी आती है, नकद में कमी आती है, जितना ज़्यादा % रखना पड़ेगा। तो ये जो होता है वह 0 से लेकर 40% में हो सकता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जमाकर्ता की धन निकासी की आवश्यकता को पूरा करना। यहाँ पे अगर बैंक ये कह देगा कि आपको जितना ज़्यादा % होगा, यानी कि सोना, चांदी, प्रतिभूति, बैंक को उतना ज़्यादा अपने पास रखना होगा, ऋण के रूप में नहीं देना होगा। तो ये जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर इनका जो ऋण देने का जो प्रक्रिया होती है, ऋण देने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है बैंक की। भाई नकद जब है तभी तो ऋण देंगे, जिससे छुटकारा है उनका। लेकिन ये सारी चीज़ें जब सोना, प्रतिभूति और CRR के रूप में रिजर्व रखना है तो नकद ऋण ये कम दे पाएंगे, है ना, ऋण ये कम दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जमाकर्ता की धन निकासी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक SLR को निश्चित कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक द्वारा SLR में कमी की जाती है तो बैंक में साख वृद्धि, कमी अगर होगी तो ऋण ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, यानी कि साख सृजन में वृद्धि होगी। तो इसको सीधा आप ऐसे एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि SLR में अगर कमी होती है तो इसके % में अगर कमी होती है तो ऋण देने की क्षमता यानी साख सृजन की क्षमता कमर्शियल बैंकों में ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन SLR अगर अधिक हो जाता है तो उन्हें ज़्यादा सोना, चांदी, प्रतिभूति के रूप में रखना होगा, यानी कि ऋण देने की क्षमता यानी कि साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अगर ये कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हुआ तो ये कम होगा। तो आज की वीडियो में चैप्टर 3 बैंकिंग का वाणिज्यिक बैंक में हमने देखा कि साख किस तरह से क्रिएट होता है, जमा कितने प्रकार की, ऋण कितने प्रकार के, और वाणिज्यिक बैंक किस टाइप से कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी लगी होगी। कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, कमेंट में केवल यही मत बताइएगा कि कैसी लगी, बल्कि ये भी बताइएगा कि आपके कोई डाउट तो नहीं है, और डाउट्स हैं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी टाइप की इजी पढ़ाई आप तक पहुंचती है, इजी टीचिंग आप तक पहुंचती है। और साथ में मेरे लाइव सेक्शन को भी देखना। लाइव सेशन जो मैं चलाती हूँ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इस दिन 7 बजे शाम को चलता है। उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक जाएगी यदि आपने बेल आइकन प्रेस किया है और ऑल पर किया हो। ओके, तो भाई ये 3 काम तो ज़रूर कर लीजिएगा। एक थम्स अप, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।